हाय फ्रेंड्स। तो जैसा आपको पता है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग यू द सॉल्यूशंस of set A questions, okay, of the preliminary exam of CSE 2022, which happened on the 5th of June 2022. तो now we are speeding up. पहले हम एक एक सेशन में एक एक क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे एक सेशन में, इस सेशन में। और हम कोशिश ये करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि अम्ब्रेला खोल के देंगे आपको, उस अम्ब्रेला से आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट होंगे। जो नॉलेज आपके पास जाएगी वो नॉलेज सिर्फ ये नहीं होगी कि उस क्वेश्चन को सुलझाने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए, बल्कि उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी वो नॉलेज होगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, दिस इज द की, कॉमन फ्रेमवर्क, ओके। Consider the following statements. It's an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, okay. It's an initiative to support low income countries. अभी low income countries कौन से हैं, okay. With unsustainable debt, ये क्या होता है unsustainable debt, आज हम ये भी आपको बताएंगे। Which of the statement given above is or correct? तो क्या सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब? तो अब ये अगर सिर्फ G20 का होता तो आंसर यहाँ पे था ही, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। लेकिन ये आ गया तो अब क्या करेंगे? आपने G20 पढ़ लिया लेकिन पेरिस क्लब आपसे छूट गया, ओके। तो फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस मुश्किल को आज हम आसान कर देंगे। सेकेंड, it's an initiative to support low income countries with unsustainable debt. क्या है ये? क्या ये कॉमन फ्रेमवर्क एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे लो इनकम कंट्रीज वो होते हैं, वो कंट्रीज होते हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है, जीडीपी बहुत लो है, ग्रोथ है नहीं। देखिए, लो इनकम कंट्रीज कौन से हैं? जहां पे ग्रोथ नहीं है, ओके। अगर ग्रोथ होगी तो उनकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है या तो वो कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ इतनी कम है कि ना के बराबर है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है उससे, तो नीचे जाए जा रहे हैं। और वही कंट्रीज जो हैं डेट लेते हैं और फिर एक अनसस्टेनेबल डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं। यहां पे इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं, आपको बता देता हूं कि लो इनकम कंट्रीज एटलीस्ट 70 to 75 ऐसे कंट्रीज माने गए हैं वर्ल्ड में जिनको हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज। दे आर वेरी पुअर कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उसमें इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। और अब तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि हमारे नेबरहुड में क्या आ गया है, लगभग सारे कंट्रीज ही ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। अनसस्टेनेबल डेट का एक नाम और है क्या? डेट ट्रैप। कैसे है, हम अभी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट 5 मिनट। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपने अड़ोस पड़ोस पे नजर रखिए। सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपके अपने कंट्री में क्या हो रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस और दुनिया में क्या हो रहा है, स्पेशली कौन सी दुनिया में, जिसे हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। They are not interested in knowing what is happening in America and Japan and Germany. They want to know what is happening in, whether you know what is happening in Botswana, okay, what is happening in Rwanda, okay, what is happening in Kazakhstan, okay, what is happening in Sri Lanka, what is happening in Nepal, what is happening in Maldives, what is happening in Pakistan, okay, what is happening in Afghanistan. They are very interested in knowing that. तो हमेशा आपका फोकस क्या रहेगा? ये ऐसे कंट्रीज जहां पे पॉवर्टी है, क्योंकि इंडिया अभी पॉवर्टी से लड़ रहा है, बहुत सक्सेसफुल है हमारी लड़ाई, लड़ रहा है। तो हमें अपने जैसों के साथ हमारी क्या कंपैरिजन है, कैसे है, क्या वो सिचुएशन हमारे यहाँ आ सकती है, इस चीज के बारे में सिविल सर्विसेज का फोकस रहता है। क्लियर? तो आइए, अनसस्टेनेबल डेट उसे कहते हैं जब कोई कंट्री इतना कर्जा ले लेता है
कि उसकी सर्विस करने के लिए भी, सर्विस करना, कर्जे की सर्विस करना क्या होता है, इंस्टॉलमेंट दीजिए आप प्लस इंटरेस्ट दीजिए, इसको कहते हैं डेट सर्विस। डेट सर्विस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप पूरा पे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेट की सर्विसिंग कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप इसकी सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अनसस्टेनेबल डेट कहते हैं कि जब आपके ऊपर जो कर्जा है उसको सर्विस करने के लिए भी आप कर्जा ले रहे हैं। आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, अब वो आपके सर पे खड़ा हो गया, तो 10,000 रुपए प्लस ब्याज 500 रुपए या 1,000 रुपए, तो आप किसी से 10,500 रुपए ले रहे हैं और उस आदमी को दे रहे हैं, फिर अब आपके ऊपर 10,500 का कर्जा हो गया। अगले साल आप किसी से 11,000 रुपए ले रहे हैं, दैट इज नोन एज अनसस्टेनेबल डेट। और जिस सिचुएशन में वो कंट्री फंस जाता है उसको कहते हैं डेट ट्रैप। श्रीलंका, पाकिस्तान आर एग्जाम्पल्स। आज पाकिस्तान को अपना डेट पे करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। आईएमएफ के सामने खड़े हुए हैं वो, आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ओके। और अपने जो कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके सामने जाके कहते हैं कि जो आपने हमें डेट दिया था उसको रोल ओवर करिए, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, हम उसका पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए अनसस्टेनेबल डेट क्या होता है, आप समझ गए लो इनकम कंट्रीज क्या होती है, जहां पे जीडीपी की ग्रोथ ना के बराबर है या इतनी कम है कि उससे उनके सिटीजन्स की इनकम बढ़ नहीं पा रही है, ओके। अब आइए इसमें आंसर्स क्या हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो यस, ये आपका जो कॉमन फ्रेमवर्क है, आइए इसे समझने के लिए हम अपना जो हमने नोट प्रिपेयर किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन इज अबाउट इकोनॉमिक्स, ये तो आपको पता ही है, एंड इनसाइड द सबसेट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। आप समझ रहे हैं ना, G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, अभी वो भी हम बताएंगे आपको, ओके। पेरिस क्लब क्या है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ओके। तो लेट्स नाउ डिस्कस वेरियस टर्म्स। G20 is an abbreviation of group of 20, okay. Group of 20, these are actually 19 countries plus EU आप समझते हैं ना, यूरोपियन यूनियन। मेरा यूवी की तरह लग रहा है तो ऐसे कर लेते हैं इसको। It was formed in 1999 as US and Germany being its architects. It makes up for 90% of world GDP. ये जो 20 countries हैं, they have 90% of world GDP, 80% of international trade of the world, 50% of its geographical area, and 2/3 of its population. India is a part of G20. Got it? It has 3 major goals. ओके, G20 का तीन सबसे बड़े गोल्स क्या हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय हेल्पिंग इन डेट क्राइसिस ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स। तो जो ऐसे कंट्रीज हैं इमर्जिंग मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या हो गया, कंट्रीज लाइक इंडिया, ओके, साउथ कोरिया, टर्की, दे आर इमर्जिंग मार्केट्स फॉर देम। तो उनकी मदद करना, डेट क्राइसिस से कंट्रीज को निकालना, स्पेशली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आपने देखा होगा अर्जेंटीना, वेनेजुएला, दे आर परपेचुअली इन डेट क्राइसिस, ओके। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये भी एक इसका हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब पता है ना आपको कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकल के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना, इन सब के लिए G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन काम करती है इसके लिए। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उस डेवलपमेंट को जो सस्टेन हो सके, जो लगातार चल सके। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री 2022 में तो दे रहा है 10% जीडीपी ग्रोथ और 2023 में वो सीधे उठ के 3% पे आ गई। तो क्यों? 2022 में साहब कुछ ऐसे उसने एक्सपोर्ट्स किए जो एक कोई माइन आ गई और वो माइन डिप्लीट हो गई है अब, तो उसने कर लिया है 25-50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और बाकी अब नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। या कोई क्रॉप अच्छी हो गई और दुनिया के और किसी कंट्री में वो क्रॉप नहीं हुई,
तो आपने एक्सपोर्ट किया उसको और आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब ईयर आफ्टर ईयर इट मस्ट ग्रो एट ए कांस्टेंट और ए ग्रेटर ग्रोथ रेट, उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। तो ये आपने ये टर्मिनोलॉजी अब तक समझ ली। G20 कॉमन फ्रेमवर्क है क्या? देखिए, कॉमन फ्रेमवर्क जो है वो एक G20 ने डिसाइड किया था कि जितने भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनको हम जो डेट सर्विस है, जो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना आया, अभी यूक्रेन का एंगल आ गया, और वैसे भी वर्ल्ड की फिनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और जब फिनेंशियल हालत किसी कंट्री की अच्छी नहीं होती है तो उसमें जो वीक कंपनीज हैं वो बहुत परेशानी में आ जाती हैं। उसी तरह से जब वर्ल्ड की फिनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती है तो जो वीक कंट्रीज हैं वो बहुत डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको कहा गया कि आप अपने डेट सर्विस को सस्पेंड कर देते हैं उनको। हम ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो आपने ग्लोबल लेंडर से ली है, खासकर आईएमएफ से, वो रोक के रखिए। अभी हम आपको अलाउ करते हैं कि पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करिए। तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे मोरेटोरियम आ जाता है, उसको ये लोग कहते हैं सस्पेंशन, सच एन इनिशिएटिव। तो ये इनका एक इनिशिएटिव था। अब आता है, हम बात करते कि पेरिस क्लब का क्या रोल था इसमें। ये थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन में एक जिसे कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट है। तो देखिए, पेरिस क्लब इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, ओके, ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स। ऑफिशियल क्रेडिटर्स में वो लोन देते हैं, रिच कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। इंडिया इज एन ऑब्जर्वर कंट्री, ओके। इंडिया इज द ओनली nation in the world which is an observer country for Paris Club. बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज नहीं है। सिर्फ इंडिया को ये इंपॉर्टेंस मिली है कि पेरिस क्लब के जो 22 मेंबर्स हैं, कितने, एंड दे आर ऑल सुपर रिच पीपल, कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूएस, यूके और जर्मनी, ये सारे सुपर रिच नेशंस हैं, स्विट्जरलैंड, ये इसके पेरिस क्लब के मेंबर हैं। और हर साल इनकी मीटिंग होती है, ये डिसाइड करते हैं कि किसको पैसा दिया जाए, किसको पैसा ना दिया जाए। लेकिन ये पैसा उसी को देते हैं जिसका अप्रूवल आईएमएफ कर देता है। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस वर्ल्ड इज वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो आईएमएफ का रिलेशन आ जाता है पेरिस क्लब से, पेरिस क्लब का रिलेशन आ जाता है G20 से, जो कि क्वेश्चन भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस की दुनिया है वो आपस में बिल्कुल, उसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चल के अपने क्वेश्चन के पास जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इट्स एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। यस, दिस इज करेक्ट, ओके। और अब आप ये देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर 1 वाला करेक्ट है, ओके, तो फिर ये आंसर तो करेक्ट नहीं हो सकता भाई, ओके। तो आपके पास ये और ये सीन रहते हैं। तो अब सेकंड अल्टरनेटिव पे आ जाते हैं। इट्स एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। वेरी करेक्ट। तो पॉइंट 2 भी आपका करेक्ट आ जाता है। तो अब क्या होता है, ये भी मिट जाता है। अब 1 एंड 2 दोनों करेक्ट किसमें, ये कह रहे हैं नाइदर 1 एंड 2, ये कह रहे हैं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आंसर सही है सी, बोथ 1 एंड 2, ओके। तो दिस इज द लॉजिक। इस लॉजिक के साथ साथ आपने और क्या सीखा आज? आपने G20 कॉमन फ्रेमवर्क सीखा। आज आपने और क्या सीखा? आज आपने पेरिस क्लब के बारे में सीखा। और आज आपने क्या सीखा? आपने अनसस्टेनेबल डेट के बारे में भी थोड़ा सा पता किया। आपने डेट ट्रैप के बारे में पता किया, ओके। और आपने क्या देखा इसके सिवा? आइए आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि कब फॉर्म हुआ था G20, ओके। और आपने देखा कि इसके मेजर गोल क्या क्या हैं, 3। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय हेल्पिंग इन डेट क्राइसिस ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स का मतलब इमर्जिंग कंट्रीज, ओके। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी एक जानकारी हासिल की। ये टर्म आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगी, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। हमने आपको बता दिया था सस्पेंशन का मतलब मोरेटोरियम, कर्जा माफ कोई नहीं कर रहा है बॉस। ओके, ये जैसे आपका पड़ोस का साहूकार है, वो आप पैसा लेंगे, आप पे दया कर देगा, कहेगा अच्छा ठीक है भाई 1 महीने में वापस करना था 3 महीने में कर दो, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा अच्छा आपका कर्जा माफ कर दिया। ऐसे नहीं होता है। एक बार कर्जा माफ अगर कर भी देगा, उसके बाद आपको कोई कर्जा देगा नहीं। तो जिस कंट्री ने अपना डेट माफ करवाया, उसको दोबारा कौन पैसा देगा, आप ये सोचिए। तो कंट्रीज खुद नहीं चाहते हैं कि उनका कर्जा माफ हो। ओके, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के कंट्रीज। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, पेरिस क्लब आप समझ गए, इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 22 कंट्रीज वेयर इंडिया इज एन ऑब्जर्वर कंट्री। ये क्वेश्चन कोई, देखिए दुनिया की नॉलेज लिमिटेड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो आएगा इसी में से घुमा फिरा के, थोड़ा सा शार्प रहना है, थोड़ा सा अपना अम्ब्रेला बड़ा करते रहना है। ओके, ये एक गलत चीज है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। आप पैर फैलाओ खूब और अपनी चादर को बड़ा करो। तो हम आपकी चादर को बड़ा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, एक नया डेफिनेशन दे रहे हैं। अब देखिए लिंक विद आईएमएफ यहाँ पे कैसे आ जाता है, मैंने पहले भी कहा था कि इन सबका लिंक आईएमएफ से है। आईएमएफ क्या है, साहूकार है, मनी लेंडर है बस। और मनी लेंडर कौन होता है, जो क्विक लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब आपको तकलीफ होती है, उसको कहते हैं मनी लेंडर। ओके, साहब बीमार हो गया कोई, घर में अस्पताल ले जाना है, पैसा दे दो, पड़ोस के सेठ जी 25,000 रुपए निकाल के दे देते हैं, और उनको अगले महीने चाहिए 30,000। तो ऐसे ही होता है। To benefit from a debt treatment under the common framework, a country must have an IMF supported program. तो अगर आप देख रहे हैं कि कॉमन फ्रेमवर्क था G20 का, तो भी IMF की भी सपोर्ट होनी चाहिए थी। तो पेरिस क्लब हो या IMF हो, कहीं ना कहीं पेरिस क्लब हो या G20 हो, IMF से जुड़े ही रहेंगे, बिकॉज IMF इज ए फॉर्मल बॉडी, Paris Club is informal body, G20 is informal body. Okay, IMF is a formal body, okay, with United Nations approval, such as an extended credit facility, ECF कहते हैं इसको। Okay, extended आप समझते हैं, credit facility आप समझते हैं, to support the implementation of suitable economic policies and structural reforms. क्यों countries को फिनांस की जरूरत पड़ती है, वो लोग रिफॉर्म्स नहीं करते। ओके, पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, पेट्रोल सब्सिडाइज्ड, एजुकेशन सब्सिडाइज्ड, फूड सब्सिडाइज्ड, ब्यूरोक्रेसी लोडेड, तनख्वाह बढ़ाते रहो, काम प्रोडक्टिविटी नीचे। तो किसी भी कंट्री की सोर्सेज ऑफ इनकम लिमिटेड होती हैं, भले वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाइना हो। और अगर आप पॉपुलिस्ट मेजर में वो पैसा डालते रहेंगे, तो एक दिन आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। वो फिस्कल डेफिसिट आप कैसे पूरा करेंगे, लोन लेके ही कर सकते हैं आप पूरा। तो लोन लेंगे तो आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आप सब्सिडीज नहीं दे सकते। आईएमएफ कहता है फिर जब वो पे करता है, इसीलिए तो पाकिस्तान का प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ जो कह रहा है, पाकिस्तान कहता है भाई अगर हमने पेट्रोल से सब्सिडी हटा दी तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, लोग रिवॉल्यूशन कर देंगे, तहलका मच जाएगा। श्रीलंका में क्या होगा, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है। ओके, तो सब्सिडीज खत्म कीजिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स खत्म कीजिए, जहां पे तनख्वाह आप नहीं बढ़ा सकते वहां पे तनख्वाह मत बढ़ाइए। ओके, तो ये सारी हैं। और सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सूटेबल पॉलिसीज क्या होती हैं, इंप्लीमेंटेशन सूटेबल पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। क्यों, आईएमएफ कहती है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कायम रहा तो आप मेरे डेट की सर्विसिंग कहां से करोगे, नहीं हो पाएगा। तो आपको फिस्कल सरप्लस होना चाहिए। सरप्लस तो तभी होगा जब आप कमाओगे ज्यादा और खर्चा कम करोगे।
तो आपके टैक्सेस, जो लोग टैक्स के ब्रैकेट में नहीं है उनको टैक्स के ब्रैकेट में लेके आइए, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनकी टैक्स की चोरी बचाइए, जहां पे टैक्स का रेशनलाइजेशन नहीं, लग्जरी गुड्स पे 5%, एसेंशियल गुड्स पे 20%, लग्जरी गुड पे करिए 50%, आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को आपको खुश करना है। तो ये कौन सी होती है? सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, तो आईएमएफ को तो अपना पैसा वापस लेना है, वापस तभी लेगा जब फिस्कल डेफिसिट एलिमिनेट होगा। तो भाई आज हमने काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन के रास्ते से सीख ली, अपना अम्ब्रेला, अपनी चादर हमने बड़ी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, with reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation index bonds? वाओ, क्या बात है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, नाम से ही समझ में आता है। बॉन्ड क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है हमेशा। इंडेक्सेशन इसका किसके साथ है? महंगाई के साथ। तो आप आईएएस प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं, आपको एकदम से समझ में आ जाता है कि इसका मतलब ऐसा बॉन्ड है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मेरी यील्ड ज्यादा होगी। तो देखिए कैसे काम करता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आईआईबीज होते क्या है? देखिए आईआईबीज आर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ओके, ये यूपीए गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 2013 के बजट में इंट्रोड्यूस किए थे। और इन्होंने क्या कहा था, एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं तो आप सबसे अच्छे से समझ जाओगे। माना 100 रुपए का बॉन्ड है, ओके, और उस पे आपको कूपन रेट मिल रहा है 8%, मतलब 100 रुपए के बॉन्ड में साल में आपको 8 रुपए का इंटरेस्ट दे देते हैं, 8 रुपीज का। लेकिन अब महंगाई हो गई 10%, ओके, इन्फ्लेशन, तो ये 100 रुपए का बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 110 रुपए प्रिंसिपल बढ़ जाएगा और आपकी 8 रुपए की जगह कितना आ जाएगा? 8 रुपए 80 पैसे आपको दे देंगे और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 रुपए, 10% महंगाई बढ़ी तो आपको 10 और 8 18 रुपए दे दी, ऐसा नहीं करेंगे, उसका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। अगले साल माना महंगाई कम हो गई, 3% रही, तो इसकी वैल्यू 107 रुपए हो गई। इस तरह से आपको, लेकिन ये 8% से नीचे नहीं जाएगा। ये तो जो एक तो ये कैसा रेट है? कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। प्रिंसिपल आपका बढ़ता रहेगा। इंडिया जैसे कंट्री में जहां महंगाई कम नहीं होती, कभी बढ़ती है, तो आपको इसका फायदा होता है। तो आइए और इसके बारे में जानते हैं। सी दीज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, मींस जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे शेयर मार्केट होती है उसी तरह से बॉन्ड मार्केट होती है, और बॉन्ड मार्केट की भी ट्रेडिंग होती है, हम और आप भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम और आप 20% तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं इसमें, 80% इंस्टीट्यूशनल है, 20% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे और आपके जैसे। These bonds are auctioned directly by the RBI। आपको पता ही है RBI is the issuer of गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके थ्रू ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके बैंक्स में SLR के लिए, ओके, ये जानते हैं ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये इसके लिए एलिजिबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट हम ये जान लेते हैं कि टैक्सेबिलिटी क्या है। तो देखिए आपको दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक है कि जब जैसे आपने इनकम की, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीने, और आप एक ऐसे ब्रैकेट में आ जाते हैं जो 5 लाख से ऊपर का, और आप फुल टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो अप टू 5 लाख एग्जेम्पशन हो गया, थोड़े बहुत सेविंग्स आपने की, 6 लाख तक आपने कर दिया, बाकी का 6 लाख आप 30% पे 1,80,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, फुल टैक्स दे रहे हैं आप। तो ये तो होता है इनकम टैक्स। दूसरा होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। आपने आज एक शेयर लिया 100 रुपए का, ओके, और 3 साल के बाद में वो हो गया 200 रुपए का, तो 100 से 200, 100 रुपए पे आपको कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, या आपने एक घर खरीदा, माना वो घर 1 करोड़ रुपए का था, 5 साल के बाद में वो 5 करोड़ रुपए का हो गया, वो वही जाता है। तो आपको 5 - 1, ये सिंपलिस्टिक है, इंडेक्सेशन होता है, मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से कह रहा हूँ,
4 करोड़ रुपए पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल की ग्रोथ हुई, इनकम नहीं मिली है यहाँ पे कोई आपको, इसमें ऐसा नहीं है कुछ। तो कब लगेगा वो घर बेचने में? जब आप इसको बेचेंगे। शेयर पे भी कब लगेगा? जब आप शेयर को एनकैश करेंगे। जब तक कैश आपके हाथ में नहीं आता कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स भी तब है जब आपके हाथ में इनकम आती है, तब। तो आप हमेशा ये याद रखिए, जब कैश फ्लो आपकी जेब में आएगा टैक्स तभी लगेगा। तो एक बहुत फंडामेंटल चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके, लाइफ के लिए। ओके, हाइपोथेटिकल चीजों पे कैश नहीं लगता है। To extent tax provisions will be applicable on this, and there will be no special treatment for these bonds. Okay, तो स्टेटमेंट 1 क्या था इसमें, आइए पहले यहां से कर ले। तो स्टेटमेंट 1 था इसमें कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग्स ऑन द वे ऑफ IIBs. Okay, IIBs provide protection to the investors for uncertainty regarding inflation. Third is the interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. Okay, ये वाला ठीक नहीं है। ओके, तो थर्ड वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो जिसमें थर्ड है वो तो आउट हो गया। टक 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 टक, भैया यू आर ए विनर। एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड नहीं है, तो ये तो आपका सही हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी ये पढ़ा होता IIBs के बारे में, बहुत पॉपुलर हैं बॉन्ड्स, ओके, तो आप समझ गए होते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी जल्दी से इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स पे बेनिफिट नहीं देती है। क्यों? अरे भाई, जहां इन्फ्लेशन से बेनिफिट दे रही है वहां इनकम टैक्स पे बेनिफिट क्यों देगी और कैपिटल गेन्स पे बेनिफिट क्यों देगी? उसको नहीं पैसे कमाने हैं क्या? एज सिंपल एज दैट बाबू। ओके, तो नंबर 3 तो कॉमन सेंस है। ओके, कॉमन सेंस भी अप्लाई करने से कई चीजें सॉल्व हो जाती हैं आपकी। क्यों देंगे यार वो कैपिटल गेन्स का बेनिफिट और इनकम टैक्स का बेनिफिट? ओके, किसी चीज का बेनिफिट नहीं देने वाले वो। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैप, तो दो चीजें ना, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल, तो ये नॉट कट जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस ना होने से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए वो ब्यूटीफुली 3 ऑप्शन काट दिए उन्होंने। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपके 2 मार्क्स आपको प्लाटर पे रख के मिल गए होते, और 2 मार्क्स नहीं, यहाँ क्वार्टर मार्क्स के लिए लड़ाई है। ओके, तो ये अम्ब्रेला हम अब आपका बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं हम अम्ब्रेला आपका? आइए चलते हैं। हम अम्ब्रेला बढ़ा रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा बता के। मिनिमम ये तो पूछा नहीं जाएगा कभी भी, ये चीज प्लीज 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 आप अब तक समझ गए होंगे कि prelims is not about the the exact finite numbers, it is about the concepts, it is about a broad understanding of yours about economics, international finance, the issues. Okay, it is not about who was the first prime minister. अरे वो बचकाने से सवाल है, वो SSC में पूछे जाते हैं। This is civil services. यहाँ पे आपके का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ते लिखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आपके दिमाग में मोटी मोटी चीजें आ जाती हैं नहीं आ जाती हैं। वो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि हाँ व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। तो आप अपने दिमाग में ये बात आप डाल लीजिए आज के बाद से, दे नेवर पिन पॉइंट ऑन समथिंग। हाँ, अशोका का सारनाथ का वो क्या जो है उसमें कितने शेर के 4 मुंह हैं, 3 मुंह हैं, 6 मुंह, ये नंबर्स नहीं पूछते। अभी तक हुआ है क्या कहीं पे ऐसा कुछ पूछा है हमने इतने क्वेश्चन की? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। ओके, तो ये अगर आज आपने सीख लिया तो एक बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। बॉन्ड्स कैन बी ट्रीटेड इन द सेकेंडरी मार्केट, हम आपको बता चुके हैं। ओके, द बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर 10 इयर्स। अगर 10 ईयर से पहले रिडीम करना चाहते हैं आप इनको तो आपको पेनल्टी लगेगी, वरना सेकेंडरी मार्केट है, काय के लिए आप परेशान हो रहे हैं? ओके, टैक्सेबिलिटी पे हमने बात कर ली इसकी। स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आर जीसेक। कल हमने बात की थी जीसेक की, इसके पहले वाले सेशन में। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, ओके, नॉट ग्रुप। ग्रुप G20 में आता है, ये जीसेक आता है, ये ग्रुप सेक नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। जहां पे हमने आपको बताया था क्या, जहां पे हमने आपको टी बिल्स बताए थे, ट्रेजरी बिल्स। ओके, रिकैप करते रहा करिए। ओके, ट्रेजरी बिल्स बताए थे जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ओके, और बॉन्ड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के, बिल्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। आपको कोई बिल देता है, होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आपसे 6 महीने बाद मांगेगा वो, बिल दिया अब भी दो यार, बिजली का बिल आया है 3 दिन का टाइम देते हैं, पानी का बिल आया 5 दिन का टाइम देते हैं। बिल्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बॉन्ड हमेशा, बंधन बंध गया, कहते हैं ना, आप लड़की आती है कहती है मेरी सहेली से बहुत बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है। तो क्या बॉन्ड है, वो सुबह 4 बजे बॉन्ड हुआ, शाम को 6 बजे दोस्ती टूटने के लिए बॉन्ड है। वो कहती है 6 जन्म के लिए मेरी सहेली है। वो जय और बीरू वाला बॉन्ड। ओके, हम मरते दम तक लड़ेंगे एक दूसरे के लिए, मर जाएंगे, वो बॉन्ड। तो बॉन्ड हमेशा लॉन्ग टर्म, बिल्स हमेशा शॉर्ट टर्म, फाइनेंस वर्ल्ड में। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। IIBs are GSEC. They can be tradable in the secondary market like other GSECs. GSECs help the government to reduce the coupon rate on its borrowings. GSECs का पर्पस ही यही होता है, कूपन रेट कम रखने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके आई जाती हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स। कूपन रेट्स रिड्यूस करने का मतलब है GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ऑन इट्स बोरोइंग्स ऑन द वे ऑफ IIBs। ओके, तो होप आई एम क्लियर ऑन दिस, एंड आपको एक नई चीज भी सीखने को मिली, लाइक अदर GSECs कूपन ऑन IIBs would be paid on half yearly basis, fixed coupon rate would be paid on the adjusted principal। ओके, तो यहाँ पे आज हम अपने इस क्लास को खत्म करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस किए, हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फाइनेंस वर्ल्ड का अब थोड़ा अच्छा आइडिया होने लगा है। आइए ये जर्नी साथ में तय करते रहेंगे और बहुत जल्दी हम इस एरिया के एक्सपर्ट बनेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।